মুসলমানদের। এই দেশ জয় শ্রীরামের নয়, এই জয় আল্লাহু আকবার। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। जैसा कि साथियों आप आजकल देख रहे होंगे कि किस प्रकार से 5 अगस्त को जब से शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर गई हैं, तब से बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। चारों तरफ हमें दंगे फसाद देखने को मिल रहे हैं, सड़कों पर पथराव हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों के अंदर आग लगाई जा रही है, हिंदू दुकानों को लूटा जा रहा है, बहू बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है और लोगों को मारकर लटका दिया जा रहा है। ये घटना आखिर क्यों हो रही है, इसके पीछे किन ताकतों का हाथ है और इस घटना का क्या प्रभाव भारत के ऊपर पड़ सकता है और क्या ऐसी घटना भारत में भी हो सकती है और उसे हमें किस प्रकार से अपने आप को बचाना होगा, क्या रणनीतियां हमें अभी से अपनाना होगा। इन समस्त मुद्दों के ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। भारत में कई प्रकार के जो हमारे बुद्धिजीवी फॉर एग्जांपल रवीश कुमार हैं, आकाश बनर्जी हैं, ध्रुव राठी जी हैं, ये लोग इस बात को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि भाई ये विद्यार्थियों का विद्रोह था, जो कि शेख हसीना एक डिक्टेटर थी, विद्यार्थी उनसे परेशान थे, पूरा देश बांग्लादेश उनसे परेशान था, इसीलिए उनके खिलाफ विद्रोह किया गया और 15 सालों से 2009 से 2024 तक की प्रधानमंत्री थी, अभी चुनाव जीत कर आई थी और उन्होंने सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया। तो विद्यार्थियों की जीत बताई जा रही है, स्टूडेंट रिवॉल्यूशन इसको बताया जा रहा है। पर रवीश कुमार जी से मैं पूछना चाहूंगा ये भला कौन सा विद्रोह है जहां पर एक विद्यार्थी किसी हिंदू मंदिरों के घुस के अंदर आग लगा रहा है, उनकी दुकानों को लूट रहा है, उनके बिजनेसेस को लूट रहा है, उनकी महिलाओं को लूट रहा है, प्रधानमंत्री आवास में घुसकर वहां चोरी कर रहा है, सामानों को लूट रहा है। प्रधानमंत्री जो कि 74-75 साल की है शेख हसीना, उनकी साड़ी, उनकी ब्रा, उनकी अंडरगारमेंट्स को लेकर लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ये कौन सा स्टूडेंट है कि जो पार्लियामेंट के अंदर घुस के आग लगा दे रहा है, जो कि शेख मुजफ्फर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर है, उनकी मूर्ति को तोड़ रहा है, उनके ऊपर पेशाब कर रहा है। हमारे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं और जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि सर आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि 1971 में जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी उस समय हिंदू आबादी वहाँ कितनी थी और आज की डेट में हिंदू आबादी कितनी है, और बाकी जो बीच की जो गायब हुए हिंदू वो कहाँ गए। तो सबसे पहले समझना होगा कि वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक प्लान्ड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से एक दंगा। मैं अगर आपको ये बोलूं कि वहां पर जो हम वीडियोस में देख रहे हैं कि वहां के किस प्रकार के जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप हैं वो किस तरीके से मंदिरों को तोड़ रहे हैं, वीडियोस जो हम लोग देख रहे हैं, महिलाओं को टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों की दुकानों को लूट रहे हैं, एक्चुअली में वो कॉज है ही नहीं। रेडिकल जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं वो इसके कॉज नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कठपुंजिये हैं, वो कठपुतली हैं जो कि हमें दिखाया जा रहा है। बट वास्तविकता में इन रेडिकल ग्रुप्स के पीछे जिनका दिमाग है, जिनका पैसा है, जिनके रिसोर्सेज हैं, जो ओरिजिनल में क्रिमिनल हैं, उसके ऊपर बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुख की बात तो ये दोस्तों कि वहां पर इस्कॉन मंदिर को वहां पर आग लगा दी गई और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की डीटीज को आग लगा दी गई। वहां पर 200 साल पुराने मंदिर काली माता के मंदिर में आग लगा दी गई। वहां पर कई महिलाओं के साथ रेप हुआ, कई लोगों को मार के टांग दिया गया। ये जो दुख है साथियों, वो हमें समझने की आवश्यकता है कि वो जो हमें दिख रहे हैं वीडियोज में करते हुए, वो तो भीड़ है सर, वो एक मोबिलाइज्ड की हुई भीड़ है, उसके पीछे जिनका दिमाग है वो किसी और का दिमाग है। तो किसका दिमाग है? सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि ओरिजिनली में मुद्दा क्या था। देखिए साथियों, बांग्लादेश जब 1971 में बना, शेख मुजफ्फर रहमान की फ्री बांग्ला मूवमेंट था जिसमें इंडियन सरकार ने मिलकर उनको हेल्प किया। वहां के जो फ्रीडम फाइटर थे, वहां की सरकार ने उनको 30% आरक्षण दिया हुआ था कि जो फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिली को आरक्षण दिया जाएगा। और अभी जो करंट जनरेशन है वो बार बार इस चीज को प्रोटेस्ट कर रही थी कि 1971 में आरक्षण मिल गया, बट उनकी तीसरी पीढ़ी को आरक्षण क्यों मिल रहा है? ये रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। और ये मुद्दा पहली बार नहीं उठा है, 2018 में भी मुद्दा उठा था, 2017 में भी मुद्दा उठा था और 2018 में शेख हसीना की तत्कालीन सरकार ने आरक्षण को खत्म कर दिया था। फिर हम देखते हैं साथियों कि जो सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया था, इस साल 2024 के जून मंथ में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने फिर से ये डिसीजन दिया कि भाई आरक्षण को दोबारा लागू किया जाए। अब किसके दबाव में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या मुद्दा था? वो स्टडी का मुद्दा है, बट हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया जून में। उसके बाद से फिर से हम देखते हैं कि पूरे बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है पूरी तरीके से बढ़ गया, स्टूडेंट सड़क पर आ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और जुलाई 21 को हम देखते हैं कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर से डिसीजन दिया कि भाई आरक्षण को खत्म किया जाए, ये लागू नहीं किया जा सकता है, पूरी तरीके से असंवैधानिक है। मतलब 21 जुलाई को साथियों तो जिसकी मांग को पूरा कर दिया गया था, फिर से 27 जुलाई को ये धरना, ये प्रदर्शन फिर से चालू क्यों हो गया?
कैसे ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो धीरे धीरे वायलेंट बनता गया, हिंदुओं के ऊपर, वहां की माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक क्यों होने लगे, कैसे ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो चेंज होकर ये मुद्दा बन गया कि शेख हसीना को इस्तीफा देना होगा। ये भला कैसे हो गया कि 27 जुलाई को बांग्लादेश में दंगे चालू हुए और 25 जुलाई को जो अमेरिका के एम्बेसडर जो कि बांग्लादेश के अंदर थे, जिनका नाम था पीटर, वो बांग्लादेश छोड़कर भाग जाते हैं। शेख हसीना ने कहा कि भाई जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही तो आप फोर्स का इस्तेमाल करिए, गोली चलाइए, बट आर्मी चीफ ने गोली चलाने से मना कर दिया। ये कैसे हो गया? तो इन सारे मुद्दों को अगर हम ध्यान से देखें तो साथियों हमें समझ में आता है कि ये सिंपल प्रोटेस्ट नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थी, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम है द क्लोजिंग ऑफ मुस्लिम माइंड, हाउ इंटेलेक्चुअल सुसाइड क्रिएटेड द मॉडर्न इस्लामिक क्राइसिस। इस किताब में भी बताया गया है कि जो रेडिकल ग्रुप्स, उनके पास इतना दिमाग नहीं वो प्लानिंग कर सके। प्लानिंग करने वाले, पर्दे के पीछे कठपुतली को नचाने वाले कुछ और लोग हैं, उसके ऊपर दोस्तों हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 2009 से अगर हम देखें तो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक प्रोसेस है बहुत तेजी से हो रहा था। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की बहुत अच्छी होती जा रही थी। बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वुमेन जो एम्प्लॉयमेंट है बहुत अच्छा होता जा रहा था। दूसरी सबसे अच्छी बात थी कि चाइना के साथ और इंडिया के साथ, दोनों देशों के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे थे। साउथ एशियन कंट्री को अगर हम एक नजरिए से देखें तो म्यांमार के अंदर आर्मी रूल आ चुका था, श्रीलंका पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, पाकिस्तान भिखमंगा हो चुका था, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ चुका था। चाइना और इंडिया के बाद अगर दूसरा सबसे ज्यादा कोई स्टेबल नेशन था वो बांग्लादेश था। खासकर चाइना के साथ बांग्लादेश के साथ बिजनेस डील चल रही थी। चाइना बांग्लादेश को कई प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा था, उनको फाइटर जेट्स, उनको सबमरीन प्रोवाइड कर रहा था। चाइना के जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ यूनान प्रोविंस के अंदर चाइना अपने विद्यार्थियों को बंगाली भाषा सिखा रहा था और बांग्लादेश अपने बच्चों को जो चाइनीज भाषा है मैंडरीन वो सिखा रहा था, ताकि दोनों देशों के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को किया जा सके। ये देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बात पची नहीं, उसको बहुत गुस्सा आया कि भाई बांग्लादेश किस प्रकार से चाइना के साथ इतना क्लोज आ सकता है, क्योंकि चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर आज के डेट में है आफ्टर रशिया। बांग्लादेश एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि बांग्लादेश पर अगर कोई कैप्चर करता है, उसके किसी पॉइंट पर उसका कोई लैंड मिलता है, तो बांग्लादेश के माध्यम से आप इंडिया पर नज़र रख सकते हैं, आप जो है चाइना पर नज़र रख सकते हैं, आप लाओस, कंबोडिया, म्यांमार सबके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और यूएसए ये चाहता था कि बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो यूएसए को मिल जाए, बांग्लादेश उसे दे दे, और जहां पर वो अपना एक आर्मी और नेवल बेस बनाकर चाइना के ऊपर कंट्रोल रख सकता है और इस पूरे साउथ एशिया के कंट्रीज को अपना दबदबा वहां पर मेंटेन रख सकता है। पर हम देखते हैं साथियों कि पाकिस्तान और नेपाल ऑलरेडी जो है चाइना के साथ मिले हुए थे, उनकी पॉलिसी प्रो चाइना की पॉलिसी है, तो वो कभी अपना स्पेस देंगे नहीं यूएसए को। उसी प्रकार से अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया 1950 में स्पेस देकर देख चुका था कि 1962 में चाइना के साथ वॉर हो चुका है, तो इंडिया इस गलती को दोबारा कभी रिपीट नहीं करेगा। तो बचा कुछ बांग्लादेश था और बांग्लादेश से वो बार बार रिपीट कर रहा था कि मुझे आप सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, हम वहाँ पर नेबरहुड बनाएंगे, पर शेख हसीना ने देने से पूरी तरीके से मना कर दिया। यूएसए जो है बांग्लादेश से बहुत नाराज हो गया, उसने बांग्लादेश को मनाने के लिए बोला कि मैडम आप एक काम करिए, आप हमारे साथ जो क्वाड जो नेशंस हैं उनमें आप आ जाइए और अमेरिका जो सुपर पावर के साथ आप बगल में कुर्सी लगाकर बैठिए और हमारे साथ आप मीटिंग में आइए। बट बांग्लादेश ने दिमाग लगाया कि भाई कोऑर्डिनेशन एक तरीके से निकम्मा फोरम है, जिसमें वो अधिकतर उनकी पॉलिसी जो है वो चाइना के अंग्रेज की पॉलिसी होती है और हमें चाइना से दुश्मनी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बांग्लादेश ने कोऑर्डिनेशन में भी आने से मना कर दिया। ये बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी जब शेख हसीना अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बातें करने लगी कि भाई एक बहुत पावरफुल व्हाइट अमेरिकन क्रिश्चियन जो कंट्री है, अमेरिका का नाम नहीं लिया उन्होंने बोला कि व्हाइट क्रिश्चियन कंट्री है, वो सेंट मार्टिन आइलैंड हमसे खरीदना चाहता है और बांग्लादेश के चटगांव हिल्स का एरिया, म्यांमार का एरिया और इंडिया के कुछ एरिया को मिलाकर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। She claimed that a foreign power has offered her a hassle-free re-election if she allows them to build an air base inside her country. Why did Sheikh Hasina not mention the name of the country? Could the US be considering building an air base in Bangladesh to counter China's power? Sheikh Hasina has accused this foreign power of wanting to carve out a Christian state like East Timor, using Bangladesh and Myanmar territory. अमेरिका ने इस बात से बोला कि इनकार कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। पर उसके बाद पूरी पॉलिसी को अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का ऐसा इन्वॉल्वमेंट था। शेख हसीना ने भी कहा कि अगर मेरे बजाय अगर पाकिस्तान के अपोजिशन पार्टी जमात इस्लामी या बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लोग रहेंगे तो एक ही क्षण में वो सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे देंगे। उसके बाद हम साथ ही देखते हैं कि ट्रंप के ऊपर अमेरिका में गोली चल जाती है। उसके बाद शेख हसीना की जो सरकार है वो अमेरिका को बोलती है कि भाई अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी जो हमें बहुत खतरे में नजर आ रही है।
इससे अमेरिका और गुस्से में आ जाता है। एक तो आप जमीन नहीं दे रही हैं, एक तो आप हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं आ रही हैं, उसके बाद आप हमें उंगली दिखा रही हैं। अमेरिका ने बोला कि अब मैं दिखाता हूं कि तुम्हें पावर क्या होता है। और अमेरिका ने उसके बाद RAB, जो कि बांग्लादेश का एक बहुत एलीट फोर्स, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बैन लगा दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश के कई सारे लीडर्स के ऊपर बैन लगा दिया, जो कि अधिकतर अवामी लीग पार्टी, जो कि शेख हसीना की पार्टी के थे। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी खतरे में है, इसीलिए हम उसके ऊपर बैन लगाते, निंदा करते हैं। ध्यान देने वाली बात है साथियों कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के ऊपर कभी इस तरीके का बैन नहीं लगा, जबकि पाकिस्तान में खुलेआम जो वहाँ की आर्मी है वो इलेक्शन को किसी तरीके से रेड करती है, उसके अंदर झोलमोल करती है। अमेरिका ने कभी बैन UAE के ऊपर नहीं लगाया, मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे तो खुलेआम वहाँ पर प्रिंसेस और रजवाड़े आज भी रूल करते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। बट बांग्लादेश के अंदर इन्होंने जानबूझ के बोला कि डेमोक्रेसी खतरे में है और हम इसके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं। इन सारी बातों को देखकर हमें समझ में आता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किसी भी तरीके से शेख हसीना की सरकार को बदलना चाहता था और वहाँ पर एक ऐसी सरकार को बैठाना चाहता था जो उसके इशारे पर काम करे और वहाँ पर उसे एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने में उसकी मदद करे। इसके बाद हम देखते हैं कि US के एक CIA के सेक्रेटरी, जिनका नाम है डोनाल्ड लू, जो कि पाकिस्तान में जाकर इमरान खान की सरकार को तख्ता पलट करते, इमरान खान को जेल में डलवाते हैं, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसी प्रो चाइना थी। डोनाल्ड लू कई बार बांग्लादेश का दौरा करते हैं। बांग्लादेश का दौरा करने के बाद CIA के जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है वो बांग्लादेश के अंदर जाके जो जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो लीडर्स हैं, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करती है। और जमात इस्लामी कोई सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाती। जमात इस्लामी की डीप टाइज हैं पाकिस्तान में बेस्ड हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, जो कि अलकायदा का एक आउटफिट है। तो ऐसे टेरर, ऐसे रेडिकल ग्रुप के साथ CIA के अधिकारी जाके मीटिंग कर रहे हैं। ये अमेरिका का डुप्लीशियस एक दोगलापन है साथियों, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। अमेरिका पूरी दुनिया में कहता है कि हम डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, बट वो चुनी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका कहता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, बट वो जाके जमात इस्लामी की जैसे लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं म्यांमार, मणिपुर और बांग्लादेश के जो चिटगांव हिल के जो एरिया है, वहां पे कुकी चिन ट्राइब के लोग रहते हैं। जो कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बेसिकली क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। और US जो है फिर वहां पर म्यांमार के अंदर, मणिपुर के अंदर, जो बांग्लादेश का जो चिटगांव हिल का जो एरिया है, वहां पर बाप्टिस्ट जो चर्च है USA के, वहां से कई प्रकार की क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजने लगा, ताकि वहां के जो क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में यूनिटी को स्टैब्लिश किया जा सके। वहां पे जो इस्लाम, बुद्धिस्ट और हिंदूज जो हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि बाद में उसको हम एक क्रिश्चियन देश हम उसको बना सके। PS हाउकिप, जो कि प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर है कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक CIA के द्वारा, अमेरिका की खुफिया एजेंसी के द्वारा एक नुमाइंदा है, उसका पाला हुआ कुत्ता है। PS हाउकिन क्या कहता है कि भाई एक नैरेटिव स्प्रेड करने लगता है कुकी समुदाय के बीच में कि हम लोग भले क्रिश्चियन है, बट हमारा जो वास्तविकता में जो हमारा देश और हमारा धर्म है इजराइल है, और हमारा धर्म जो है जूश, यानी हम यहूदी लोग हैं। आज हम भले ही क्रिश्चियंस हैं, बट हमारा वास्तविकता धर्म हमारा इजराइल है। उसके बाद हम देखते हैं कि CIA, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो ISI, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके मदद से एक संस्था बनाती है जिसका नाम था जमात उल अंसार फिल हिंदुल शर्किया। और ये जो संस्था है, इसका एकमात्र पर्पस था कि म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और मणिपुर के अंदर जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको मोबिलाइज करना, उनको रेडिकलाइज करना और उनको इस बात के लिए इंस्पायर करना कि भाई कुकी कम्युनिटी के साथ हमें मिलकर काम करना, ये हमारे भाई लोग हैं। और बाद में इस एरिया के अंदर हमें छोटे छोटे गाँवों के अंदर एक इस्लामिक खलीफा को स्टैब्लिश करना, और इस इस्लामिक खलीफा का जो रूल है हमें कुकी समुदाय के लोगों को सौंप देना। और इस कुकी समुदाय को जो खलीफा सौंपा जाएगा, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए पावर चाहिए, पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और इस नैरेटिव को पहले ही स्प्रेड किया जा चुका है कि भाई जो कुकी लोग हैं वो इजरायली लोग हैं, जूइश कम्युनिटी के लोग हैं, तो इसको ऑपरेट करने का जो पावर है, जो पैसा है, वो इजराइल से हमें मिलेगा। और इजराइल जो है वो अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई है, तो बाद में जो इजराइल है वो इस एरिया को CIA को सौंप देगा, अमेरिका को सौंप देगा, और ISIS को हटाने के बाद वो पूरा का पूरा एरिया एक क्रिश्चियन कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बोले क्या बातें कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो म्यांमार के अंदर आप देखेंगे तो 2 सालों से दंगे चल रहे हैं, वहाँ की सरकार और आर्मी के बीच में दंगे चल रहे हैं, और आर्मी म्यांमार के अंदर रूल कर रही है, सरकार वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बांग्लादेश के अंदर आप जाकर देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर सरकार हट चुकी है, आर्मी रूल कर रही है। मणिपुर के अंदर आप देखेंगे तो 2 सालों से साथियों लगातार कुकी और मैथी कम्युनिटी के बीच में दंगा चल रहा है। दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके पीछे CIA, ISI और मोसाड जैसी सीक्रेट एजेंसी पैसा लगा रही है, रिसोर्सेज लगा रही है। एक ऐसा आग लगाना चाहती है कि जिस प्रकार से म्यांमार, जिस प्रकार से बांग्लादेश और उसी प्रकार से ये मणिपुर को मुद्दा बनाकर भारत के अंदर भी सत्ता को बदलना चाहती है। पहले मुझे लगता था कि मोदी चुप क्यों है,
मणिपुर के ऊपर कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि एक CIA का प्लांट है कि मणिपुर के ऊपर मोदी कुछ बोले, जैसा शेख हसीना ने वॉलेंट एक्शन लिया, भड़काया गया और इस आग में घी डालकर दंगे को और भड़काया गया, उसी प्रकार से मणिपुर को इशू बनाकर दंगा भड़काकर भारत की भी सरकार का तख्ता पलट किया गया। और आज मुझे समझ में आता है कि मोदी साइलेंट क्यों है, क्योंकि साइलेंट रहकर ही इस मुद्दे को धीरे धीरे करके सॉल्व किया जा सकता है। बांग्लादेश के अंदर जो अब आर्मी जो रूल कर रही है, और आर्मी बेसिकली ISI मतलब पाकिस्तान की काफी फेवरेबल है। वहाँ की जो जमात इस्लामी जो है, चाहे BNP है, जो भी सरकार आएगी वो पाकिस्तान की काफी फेवरेबल सरकार रहेगी, उनके साथ अच्छा संबंध रहेगा। तो ISI जो अब क्या करेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा जो एरिया है वहां पर छोटे छोटे दंगे कराएगा, वहां पर भारत की सरकार को परेशान करेगा। आप फिर ये भी देखेंगे कि CIA जो है म्यांमार को कैप्चर कर चुकी है, और म्यांमार जो है अपने ड्रग्स और कोकीन प्रोडक्शन के लिए बहुत गोल्डन लैंड माना जाता है। जिस प्रकार से ISIS ने पंजाब के अंदर उड़ता पंजाब कर दिया था पूरी तरीके से, पूरे जितने सिख कम्युनिटी के लोग हैं, पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको नशे में चकनाचूर कर दिया था, उसी प्रकार से अगला उड़ता पंजाब जो है नॉर्थ ईस्ट बनने वाला है। और अगला जो दंगा है खालिस्तान की तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखेंगे, और ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट को अलग देश बनाने की मांग उठती रही है, और ISI इस मुद्दे को यूज करेगा। आप जब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, साथ ही जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए हैं, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से टेरर आतंक बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका ने कई बार बोला है कि हमें रशिया और इंडिया की क्लोजेस पसंद नहीं है। तो जम्मू कश्मीर से अमेरिका फिर से आतंकवादियों को अंदर घुसा के भारत की सरकार को वहां पे एंगेज करना चाह रहा है। भारत की सरकार और भारत की आर्मी ऑलरेडी चाइना के साथ बॉर्डर पे एंगेज है, और एक और नया फ्रंट खुल जाएगा साथ ही नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर भारत की सरकार और भारत की आर्मी वहां एंगेज हो जाएगी। तो 3 टुकड़ों पर हमारी सरकार और हमारी आर्मी एंगेज हो जाएगी, और एक कमजोर भारत चाइना के लिए अच्छा है और अमेरिका के लिए भी अच्छा है। और अगर ये देश जालिंगम बन गया जिसकी ये मांग कर रहे हैं, तो उसके बाद से अमेरिका इंडिया के ऊपर नजर रखेगा, चाइना के ऊपर नजर रखेगा, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अपना दबदबा बनाकर रखेगा। इस्लामिस्ट जो रेडिकल हमें दिख रहे हैं वो प्यादे हैं, उनके पास उतना दिमाग नहीं है, वो टटपुंजिये हैं। ओरिजिनल दिमाग जो CIA, मोसाद, वो इसमें पैसा लगा रही है, वो इसमें अपना दिमाग लगा रही है। ये जो लेफ्ट लॉबी है वो किस तरीके से काम कर रही है, आपने नोटिस किया होगा कि मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तो बार बार इस मुद्दे को भड़काया गया कि भाई मोदी डिक्टेटर है। ध्रुव राठी ने वीडियो बनाना शुरू किया, सबने वीडियो बनाया कि मोदी डिक्टेटर है, संविधान बदल देगा, संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। अब यही डिक्टेटर का मुद्दा जो है शेख हसीना का साथ चला है, और यही मुद्दा आप अगर देखेंगे तो ट्रंप के साथ भी चलाया जा रहा है। आप देखेंगे तो रवीश कुमार माइक लेकर हमेशा पूछता मिलेगा कि कौन जात है भैया, का बिरादर है। तो रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है रवीश कुमार भारत में, बट बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन के खिलाफ जो आंदोलन है उसको भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब इसकी कोई पर्सनल आइडियोलॉजी नहीं है, जो पैसा देगा उसके लिए काम करेगा। भारत की जो जयचंद है, आपको याद हो बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हम 2.5 वॉर लड़ रहे हैं। एक तो हम बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और आधी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो अंदर के लोगों से लड़ रहे हैं। आप देखेंगे आकाश बनर्जी ने 23 जुलाई को वीडियो बनाया और लगातार सीरीज ऑफ वीडियो बनाया जिसमें उसने शेख हसीना को डिक्टेटर 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 कहना चालू किया, ये नैरेटिव फैलाना शुरू किया। 25 जुलाई को आप देखेंगे तो ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया, उसने नहीं बोला कि शेख हसीना डिक्टेटर है। 25 जुलाई को आप देखेंगे तो हर्ष मंत्री ने आर्टिकल्स लिखना चालू कर दिया कि भाई शेख हसीना डिक्टेटर है। और 25 जुलाई को US का एम्बेसडर था वो बांग्लादेश छोड़कर भाग जाता है, और 27 जुलाई से बांग्लादेश के अंदर दंगे प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। इंडिया की जो US एम्बेसी है वो आकाश बनर्जी को इनवाइट करती है कि भाई आप इम्पैक्ट इन्फ्लुएंसर हैं, और आकाश बनर्जी किस प्रकार से US लॉबी के लिए बांग्लादेश के खिलाफ वीडियोस भी बनाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें सब समझ में आता है। फारूक अब्दुल्ला वो भी ये कहते हैं कि भाई जो शेख हसीना के साथ हुआ वो इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया में भी ऐसा दंगा हो सकता है। कांग्रेस के कई सारे बड़े बड़े लीडर्स इस बात को बोल रहे हैं, सलमान खुर्शीद इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेश में हुआ वो इंडिया में भी हो सकता है। तो हमें समझने की आवश्यकता है साथ ही, क्योंकि बांग्लादेश में कास्ट एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और अगर आप भारत में भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 2-3 सालों से राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की जो पूरी की पूरी राजनीति वो यही है, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। इन्हीं सेंसिटिव मुद्दों के अराउंड दोस्तों बार बार हमारे यहाँ राजनीति की जा रही, ताकि इन मुद्दों को भड़काकर देश में आंतरिक हिस्सा कराई जा सके। और जो CIA जो चाहता है वीक करना भारत को, क्रिश्चियन कंट्री बनाना, उसमें उनकी मदद करना चाहते हैं लोग। क्योंकि जैसा हमने देखा कि जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कई अपोजिशन के जो लोग थे, जिनके लिए सत्ता ज़्यादा जरूरी, देश ज़्यादा जरूरी नहीं है,
हमारे यहाँ भी इस प्रकार के कई सारे पॉलिटिशियन हैं जिनके लिए सत्ता बहुत ज्यादा जरूरी, देश कोई जरूरी नहीं है। जैसा हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर कई सारे रेडिकल ग्रुप्स हैं जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, वहाँ के संविधान को तोड़ रहे हैं, वहाँ के जो जजेस हैं, वहाँ की जो पुलिस है उनको ही मार रहे हैं। भारत में भी इस प्रकार के कई प्रकार के रेडिकल ग्रुप्स जिनको कभी भी मोबिलाइज किया जा सकता है, जिनको कभी भी भड़काया जा सकता है। देखा जाए तो हम लोग बांग्लादेश से कुछ बेहतर स्थिति में नहीं है। वी आर ऑल्सो, हम एक ऐसे आंख के ऊपर, एक ऐसे बारूद के ऊपर है जो कभी भी फट सकता है। बांग्लादेश में जो हुआ वैसा भारत में ना हो तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे हम भारत को बांग्लादेश बनने से बचा सकते हैं, इसके ऊपर आपको जो ओपिनियन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबके साथ शेयर करिएगा। हो सकता है कि हमारे पास उतना पावर ना हो साथ ही कि हम लोग इस CIA के एजेंडे को रोक सके, बट हम अगर इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो एटलीस्ट लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा और लोग इस बात को लेकर जागरूक होंगे कि हमें किस प्रकार के प्रोपेगेंडा से अपने आप को बचाना है, ताकि हम कहीं उकसावे में आकर अपने देश और अपनी सरकार के खिलाफ ही कोई हम कदम ना उठा लें जिसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।